साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, भाग्य मनुष्य के ऊपर कब मेहरबान हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम लोग हमेशा भाग्य को दोष देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। अक्सर ऐसी बातें हम सोचते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भविष्य में क्या छुपा है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आज की कहानी भाग्य का चमत्कार इसी बारे में है। अगर आप भी अपने भाग्य से परेशान हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात, एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम के घर में मोहन नाम का एक नौकर काम करता था। मोहन बहुत ही मासूम और भोला भाला था। वो सेठ के घर के सारे काम करता था। इसके साथ साथ वो सेठ के खेत में भी काम करता था। रात को वो सेठ के हाथ पैरों की मालिश भी किया करता था। अगर मोहन से कभी कोई गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत ज्यादा मारता था। मोहन को पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि धनीराम मोहन से गुलामों की तरह काम करवाता था। मोहन का दुनिया में कोई भी नहीं था, वो अनाथ था। सेठ का घर मोहन के लिए एक जेल की तरह था, लेकिन मोहन की मजबूरी ये थी कि उसका कोई घर बार नहीं था, इसलिए वो ये दुख भरा जीवन बिता रहा था। वो अपने इस जीवन से तंग आ गया था। वो सेठ की कैद से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि सेठ के घर में ना तो उसे पैसे मिलते थे और ना ही ढंग का खाना मिलता। मोहन एक बार सोचते सोचते बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि इस तरफ गुलामों की जिंदगी बिताने से अच्छा है मैं सेठ का काम छोड़कर चला जाऊं। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके मोहन वहां से रात के समय भाग निकला। वो सेठ से इतना डरता था कि वो 2-3 दिनों से लगातार चलता ही जा रहा था। उसे डर था कि अगर सेठ को पता चल गया तो सेठ उसे बहुत मारेगा। इसलिए मोहन बिना सांस लिए चलता ही गया। इसी तरह चलते चलते वो खड़गपुर नामक एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने देखा एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। मोहन ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो सोचने लगा कि या तो इस गांव में कोई त्योहार है, नहीं तो कोई खुशी का मौका है। ये सोचकर मोहन पास चला गया। जब मोहन ने पास जाकर देखा तो उसने देखा वहाँ कोई बारात रुकी हुई थी। मोहन ने सोचा कि मैं भी बारातियों में शामिल हो जाता हूँ, इसी बहाने कुछ खाने को तो मिल जाएगा। मोहन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत भूख लगी थी। ये सोचकर मोहन बारात में शामिल हो गया। जैसे ही मोहन बारात में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़का जिसने दूल्हे की पोशाक पहनी हुई थी वो जमीन पर गिरा हुआ था। मोहन बहुत ही भोला भाला था, इसलिए वो जमीन पर गिरे हुए दूल्हे को देखकर घबरा गया। फिर उसने बारातियों में से किसी एक से पूछा, ये कौन है और जमीन पर ऐसे क्यों लेटा हुआ है। तभी एक बूढ़ा आदमी मोहन के पास आया और मोहन से हाथ जोड़कर बोला, बेटा तुम जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मोहन उसकी बात सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ा।
बुजुर्ग आदमी ने उसे कोने में ले जाकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम बाराती तो हो नहीं सकते क्योंकि मैं सभी बारातियों को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं दूल्हे का बाप हूँ। मोहन वैसे ही सीधा साधा था। उसने सारी बात बूढ़े आदमी को बता दी और कहा, मैं तो यहाँ से जा रहा था। जब मैंने बारात को देखा तो सोचा यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी। बस इसी लालच के कारण मैं बारात में आ गया, लेकिन तभी मेरी नजर इस बेहोश लड़के पर पड़ी। बुजुर्ग आदमी ने मोहन की बात सुनकर कहा, बेटा अब मेरे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो। मोहन ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला आपकी इज्जत कैसे बचा सकता हूँ? तब बुजुर्ग आदमी बोला, जिस बेहोश लड़के को तुम देख कर आए हो वो मेरा ही बेटा है। उसकी शादी करने ही मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन उसे मिर्गी का रोग है। जब भी उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है वो कई घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। अगर ये बात लड़की वालों को पता चल गई तो वो अपनी लड़की की शादी कभी भी मेरे लड़के के साथ नहीं करेंगे और बारात को खाली वापस जाना पड़ेगा। मोहन ने उनकी बात सुनकर कहा, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा तुम थोड़ी देर के लिए दूल्हा बन जाओ और उस लड़की के साथ फेरे ले लो। जब फेरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, ये मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही गलत बात है। तब बुजुर्ग आदमी ने कहा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। जब मोहन ने 100 सोने के सिक्कों की बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। वो बोला, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। बुजुर्ग आदमी ने उसका धन्यवाद किया और बोला, बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। इसके बाद मोहन को सुंदर कपड़े पहनाए गए। मोहन दूल्हे की पोशाक में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वो बारात के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा। वहां लड़की और मोहन के फेरे हो गए। फेरे होने के बाद लड़की के पिता ने उससे कहा, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे जो पूर्वज है, शादी के बाद लड़की और उसके पति को उनकी पूजा करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें एक अलग कमरे में जाना पड़ता है और फिर वहाँ पूजा करनी होती है। उसके बाद मोहन और दुल्हन एक कमरे में गए। उन दोनों को वहाँ अकेले छोड़ दिया गया। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, क्योंकि अभी तो मैं आया ही था और आते ही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। फिर मोहन ने कुछ खाने के लिए अपने सेहरे को भी हटा दिया। खाने की बात सुनकर दुल्हन को बहुत हैरानी हुई। दुल्हन का नाम लक्ष्मी था। उसने कहा, क्या बारात में जो आज खाना बना था वो आपको पसंद नहीं आया? मोहन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि सभी लोग बारात को संभालने में लगे हुए थे, इसलिए मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, तभी मुझे खाने के लिए नहीं दिया गया। लक्ष्मी ने जब ये बात सुनी तो सोचने लगी, पति से बढ़कर कौन देवता हो सकता है? ये जो सामने पूजा के लिए मिठाई रखी है, ये मिठाई इनको खिला देती हो। ये सोचकर उसने जो पूजा की थाली में मिठाई रखी हुई थी वो मोहन को खाने के लिए दे दी। लक्ष्मी ने सोचा, मेरी पूजा तभी सफल होगी जब इनकी भूख शांत हो जाएगी। मोहन तो पहले से ही बहुत भूखा था। उसने सारी मिठाई मिनट में चट कर दी। उसकी इस तरह की हालत देखकर लक्ष्मी ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया ही नहीं। मोहन के मिठाई खाने के बाद लक्ष्मी के घर में जो रिवाज था वो उन दोनों ने पूरा किया।
उसके बाद मोहन बारात के पास वापस चला गया। जब मोहन आया तो लड़के के पिता ने उससे कहा, ये लो अपने सोने के 100 सिक्के, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, इसलिए अब दूर किसी गांव में चले जाओ। सोने के 100 सिक्के मोहन के लिए बहुत कुछ थे। वो उसी समय दूसरे गांव की तरफ चल दिया। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि मेरा भाग्य कितना अच्छा निकला, एक तो मुफ्त में खाना मिल गया और इसके साथ सोने के 100 सिक्के भी। आज तो भाग्य ने मेरे ऊपर चमत्कार ही कर दिया। दूसरे दिन जब लड़के का पिता असली लड़के को लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा और उनको लड़की की विदाई के लिए कहा और बोले, विदाई का समय हो गया है, इसलिए अब ज्यादा देर ना करें, हमें समय पर घर भी पहुंचना है। उसकी बात सुनकर लड़की के पिता ने कहा, आप चिंता मत करो। ये कहकर लड़की का पिता अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर लक्ष्मी और उसकी पत्नी बहुत परेशान हालत में बैठी हुई थी। लक्ष्मी के पिता ने पूछा, तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रही हो? अपने पति की बात सुनकर उसने कहा, सुनो, लक्ष्मी क्या कह रही है? ये बोल रही है, आंगन में जो लड़का दूल्हा बना बैठा है वो लड़का वे नहीं है जिसके साथ इसने कल फेरे लिए थे। लक्ष्मी का पिता ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ कि क्या बात है। तब लक्ष्मी ने कहा, पिताजी ये लड़का वो नहीं है जिसने मेरे साथ कल रात को फेरे लिए थे और पूजा की थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस लड़के को थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अलग कमरे में छोड़ दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लक्ष्मी की बात सुनकर उसका पिता बाहर गया और लड़के के पिता से कहा, मेरी लड़की आपके लड़के से अकेले में बात करना चाहती है, इसलिए आप लड़के को थोड़ी देर के लिए अंदर भेज दीजिए। लड़के के पिता ने जब ये सुना तो वो घबरा गया, लेकिन फिर उनकी बात मान गया। फिर लड़का और लड़की आमने सामने बैठ गए। लड़की ने कहा, कल पूजा करते समय हमने जो बातें की थी क्या वो आपको याद है? लड़के ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें कहा था कि पहले देवताओं की पूजा कर ले। तब लड़की ने कहा, कल जब पूजा हो रही थी तो क्या तुम्हें भूख लग रही थी? लड़के ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे भूख क्यों लगेगी, मैंने तो बारात के साथ ही पेट भर खाना खाया था। ये बात सुनकर लड़की को यकीन हो गया कि ये लड़का वो नहीं है जिसके साथ उसके कल रात को फेरे हुए थे। वो जल्दी से कमरे से बाहर भागी और अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी ये लड़का वो नहीं है जिसने कल रात को मेरे साथ फेरे लिए थे। लड़की का पिता गुस्से में लड़के के पिता के पास पहुंचा और जाकर उनसे कहा, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बताइए वो लड़का कहाँ है जिसने फेरे लिए थे? लड़के का पिता ये सुनकर घबरा गया। इसके साथ लड़का भी बहुत डर गया, जिसके कारण उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। धीरे धीरे ये बात सभी के सामने आ गई। उसके बाद लड़के के बाप ने भी मान लिया कि दूल्हा बीमार था, इसलिए रात को किसी और को दूल्हा बनाकर भेजा गया था। लड़की का पिता ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, अब ये शादी कभी नहीं होगी, अपनी बारात लेकर अभी वापस चले जाओ, नहीं तो यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लड़के का पिता पहले ही बहुत डर गया था, इसलिए वो तुरंत बारात वापस ले गया। दूसरी तरफ मोहन उस गांव से दूर जा रहा था, तभी रास्ते में एक भयानक जंगल आया। जंगल में पहुंचने पर मोहन को एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में साधु अपने शिष्यों के साथ रहता था। मोहन ने जाकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसके बारे में पूछा,
मोहन ने सारी बात साधु को बता दी, जो उसके साथ हुआ था। साधु बाबा ने ये सुना तो वो भी समझ गए कि लड़का बहुत ही भोला भाला है। साधु को मोहन के ऊपर बहुत दया आई। साधु सोचने लगा कि ये लड़का कितना मासूम है। फिर साधु ने मोहन को वहीं रहने की अनुमति दे दी। मोहन अब आश्रम में ही रहता था और वहाँ रहकर वो आश्रम के सभी काम भी करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधु ने मोहन को बहुत सारी जड़ी बूटियां खिलाई, जिसके कारण मोहन का दिमाग बहुत तेज हो गया। अब उसका दिमाग पूरा काम करने लगा था और देसी जड़ी बूटियां खाने से उसका शरीर भी ताकतवर हो गया था। अब वो पहले वाला कमजोर मोहन नहीं था, वो बहुत चतुर और तेज दिमाग वाला बन गया था। जब साधु महाराज ने देखा मोहन अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो एक दिन उसने मोहन को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है जिसके साथ तुम्हारे फेरे हुए थे, अब तुम अपनी घरवाली के साथ अपना जीवन बिताओ। मोहन ने साधु की बात सुनकर कहा, लेकिन बाबा, वो तो उसी समय दूसरे लड़के के साथ विदा हो गई थी, उसका तो किसी दूसरे के साथ विवाह हो गया। साधु ने मोहन की बात सुनकर कहा, नहीं, वो लड़की उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि अब तक वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है और आज इस मुश्किल समय में उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मोहन साधु की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा मुश्किल समय? तब साधु ने कहा, वो लड़की इस समय बहुत परेशानी में है। उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। मोहन ने साधु बात सुनकर पूछा, बाबा, आप किस संकट की बात कर रहे हैं? तब साधु ने कहा, जब लक्ष्मी की शादी हो रही थी, तब उसके पिता ने अपना खेत गिरवी रखकर सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब लक्ष्मी के पिता ने पैसे वापस करके अपनी जमीन और खेत वापस मांगे तो सेठ ने वापस करने से मना कर दिया। साधु की बात सुनकर मोहन ने कहा, इस बारे में तो उन्हें पंचायत में बात करनी चाहिए थी, ऐसा कभी होता है क्या? तब साधु ने कहा, जब लड़की का पिता सेठ से पैसे लेने गया था, तो उसने धोखे से खाली कागज पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए थे। मोहन ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनका घर और उनके खेत छीनकर सेठ ने बहुत बड़ा जुल्म किया है उनके ऊपर। फिर कुछ सोचकर मोहन ने कहा, बाबा, मैं अभी जाकर उसके परिवार की मदद करता हूँ। उसके बाद मोहन ने साधु से आज्ञा ली और लक्ष्मी के गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मोहन ने देखा कि लक्ष्मी का परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उनकी इतनी बुरी हालत देखकर मोहन सोचने लगा, इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनको इस तरह रहना पड़ रहा है। जब मोहन थोड़ा पास पहुंचा तो सबसे पहले लक्ष्मी की नजर उस पर पड़ी। वो सोचने लगी कि ये लड़का तो देखा देखा सा लगता है, जैसे मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ। तभी लक्ष्मी को एकदम याद आया और वो चिल्लाकर बोली, अरे, ये लड़का तो वही है जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे और इसके साथ पूजा भी की थी। लक्ष्मी जल्दी से मोहन के पास आई और बोली, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? मोहन ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहती हो? तब लक्ष्मी ने कहा, अगर किसी दूल्हे को देवताओं की पूजा करते समय भूख लग जाए तो लड़की को क्या करना चाहिए? तब मोहन ने कहा, जो पूजा की थाली में प्रसाद रखा हो उसमें से ही अपने पति को खिला देना चाहिए। मोहन की बात सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई और बोली, तुम वही हो ना जिसके साथ मैंने फेरे लिए थे? मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, मैं वही हूँ।
जिसे तुमने पूजा करते समय हुए प्रसाद खिलाया था, जिसके कारण मेरा पेट भरा था। लक्ष्मी ने उससे पूछा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों भाग गए थे? मेरे साथ फेरे भी लिए, लेकिन जो तुम्हारा फर्ज था उसे तुमने पूरा नहीं किया। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, वही फर्ज निभाने तो मैं वापस यहाँ आया हूँ। फिर लक्ष्मी ने मोहन को अपने माता पिता से मिलवाया और कहा, पिताजी ये वही है जिनके साथ मेरे फेरे हुए थे। मोहन भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और लक्ष्मी के माता पिता भी बहुत खुश हुए। मोहन ने अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताया। फिर उसके बाद लक्ष्मी के पिता ने बताया कि कैसे सेठ ने उनके साथ धोखा किया और झूठ बोलकर हमारी जमीन और घर हड़प लिया। मोहन ने उनकी बात सुनकर कहा, पिताजी अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा परेशान मत हो। आपकी ऐसी हालत करने वाले सेठ को मैं देख लूंगा। आज के बाद वो सेठ बेईमानी करना भूल जाएगा। मैं आज ही रात उसके घर जाऊंगा। जब रात का समय हुआ तो मोहन सेठ के घर पहुंचा। सेठ मोहन की आवाज सुनकर बाहर आया। मोहन ने उसे देखकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। आज की रात यहाँ रुकना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक रात रहने की जगह दे सकते हैं? मोहन की बात सुनकर सेठ सोचने लगा कि इसे रख लेता हूँ और रखने के बदले में किराया भी वसूल कर लूंगा। ये सोचकर उसने मोहन से कहा, हाँ तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन 10 सोने के सिक्के तुम्हें किराए के तौर पर मुझे देने पड़ेंगे। मोहन समझ गया कि सेठ बहुत लालची है। उसने कहा, हाँ सेठ जी, मैं सुबह होते ही आपको 10 सोने के सिक्के दे दूंगा और फिर उसके बाद ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद सेठ ने मोहन को एक कमरा दिखाया और उसे वहाँ छोड़ कर खुद अपनी पत्नी के पास चला गया। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुँचा तो उसकी पत्नी ने कहा, आज किसको उठा लाए हो? ऐसे थोड़े किसी को घर में ले आते हैं। सेठ ने अपनी पत्नी के बात सुनकर कहा, वो आदमी एक मुसाफिर है, सुबह होते ही चला जाएगा। वैसे भी ये तो भलाई का काम है। तब सेठ की पत्नी बोली, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। अगर कोई चोर लुटेरा हुआ तो हमारे सोने के बाद अगर सारा कुछ लेकर भाग गया तो फिर हमारा क्या होगा? सेठ ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तब सेठ की पत्नी बोली, अब आप ही सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। तब सेठ ने उससे कहा, तुम आज इसी कमरे में सो जाओ और मैं उसके पास सो जाता हूँ। जहाँ मैंने उसको ठहराया है उसके पास रहते हुए मैं उस पर नजर रख सकता हूँ और तुम भी अपना ध्यान रखना। तब सेठ की पत्नी ने कहा, आपकी ये बात मुझे ठीक लग रही है, पर हमें इसके साथ साथ कोई उपाय भी सोचना चाहिए कि जिससे हमें सारी रात नींद न आए और उस आदमी को पूरी रात चोरी करने का मौका ही ना मिले। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर इसका उपाय भी तुम ही सोचो। तब तक मैं उसके पास जाकर अपना सोने का इंतजाम करता हूँ। ये बात बोलकर सेठ मोहन के कमरे में चला गया जहाँ मोहन सोया था। सेठ ने वहाँ जाकर अपने सोने का इंतजाम कर लिया। तभी पीछे पीछे सेठानी भी उसी कमरे में आ गई। अब वो तीनों एक ही कमरे में थे। सेठानी ने मोहन से कहा, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? अगर तुम हमें कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। मोहन ने उनकी बात सुनकर कहा, लेकिन रात को जागना किसने है? आप लोग भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये समय कहानी सुनाने का नहीं है।
मैं तो पहले ही बहुत थक चुका हूँ। इस समय मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए आप भी सो जाओ। मोहन की बात सुनकर सेठ और सेठानी को उस पर और ज्यादा शक हो गया। सेठानी सोचने लगी, ये बार बार सोने की बात क्यों कर रहा है और कहानी सुनाने से भी मना कर रहा है। जरूर ये कोई चोर लुटेरा है, तभी ये हमें जल्दी सोने के लिए कह रहा है। सेठानी कुछ सोचकर बोली, लेकिन मुझे कहानी सुने बिना नींद नहीं आती, इसलिए जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। मोहन ने देखा कि सेठानी बिना कहानी सुने नहीं मानेगी, तो उसने कहा, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर मोहन ने कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार एक राजा था। वो बहुत ही अभिमानी था। उसकी रानी भी बहुत ही घमंडी और अभिमानी थी। कहानी सुनाते सुनाते मोहन बीच में चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। मोहन को इस तरह सोचते देखकर सेठानी ने कहा, क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूब गए? मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे कहानी से एक बात याद आ गई कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। फिर मोहन सेठ से बोला, सेठ जी, अब आपसे क्या छुपाना, मैं पहले राजा के पास नौकरी करता था। मैं राजा की नौकरी छोड़कर वापस आ रहा था। वापस आते हुए राजा ने मुझे 5 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियां दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में मैंने रात गुजारनी है। इन थैलियां को लेकर रात में कहाँ घूमता फिरूंगा। ये सोचकर मैंने गांव के बाहर जो नदी है, उस नदी के पास मैंने 5 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियां दबा दी। सेठ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, नदी में कहाँ? तब मोहन ने कहा, नदी के किनारे पर एक सूखा पेड़ है, उसी के नीचे मैंने वो थैलियां दबाई है। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि अगर मैंने आप जैसे भले लोगों के घर रात गुजारनी थी तो मेरी थैलियां यहाँ पर ज्यादा महफूज रहती, पर नदी किनारे तो फिर भी डर की बात है कि कोई चुरा ना ले। सेठ मोहन की बात सुनकर सोचने लगा, क्यों ना मैं उस नदी के पास जाकर इस बेवकूफ की 5 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियां निकाल लूं और यहाँ लाकर अपनी तिजोरी में रख लूं। इस बेवकूफ को इसके बारे में क्या पता चलेगा। ये सोचकर सेठ ने सेठानी से गुस्से से कहा, सेठानी जी, मेहमान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए अब आप जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सेठानी सेठ की चाल समझ गई कि वो क्या करना चाहता है। वो उसी समय उठकर अपने कमरे में चली गई और जाकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, जब ये लड़का सो जाएगा तो मैं वहाँ जाऊंगी। अगर सेठ जी नदी पर नहीं गए हुए तो मैं खुद जाकर सोने की थैलियां निकाल लूंगी। उधर कमरे में सेठ और मोहन भी अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। सेठ सोच रहा था कि मोहन जल्दी से सो जाए ताकि वो उसके सोने के बाद जाकर सोने की थैलियां निकाल लाए। थोड़ी देर के बाद मोहन को नींद आ गई और वो सो गया। सेठ ने जब देखा कि मोहन सो गया है तो वो बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अब मुझे जल्दी से जाकर जमीन खोदकर सोने के सिक्के निकाल लेने चाहिए। ये सोचकर सेठ जल्दी से उठा और नदी के पास पहुंचा, जहां मोहन ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियां दबाई थी। इधर जब सेठानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोहन सो रहा है, लेकिन उसे सेठ जी वहां नजर नहीं आए। वो समझ गई कि सेठ जी जरूर थैलियां निकालने के लिए गए हैं। फिर उसने सोचा कि मुझे भी सेठ जी की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो भी सेठ जी के पीछे चली गई। इधर घर में मोहन अभी जाग रहा था। वो बस सोने का नाटक कर रहा था। वो सोच रहा था कि
कब सेठ की पत्नी यहाँ से जाए और ये घर खाली हो। सेठानी के जाते ही मोहन जल्दी से उठ गया। वो सोचने लगा कि अब तो घर में कोई नहीं है, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। ये सोचकर मोहन जल्दी से सेठ के तिजोरी वाले कमरे में गया। तिजोरी में जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे, मोहन ने सारे एक पोटली में बांध लिए और उसी समय रातों रात सारा सामान लेकर वहाँ से निकल गया। और फिर वो सीधा उसी पेड़ के नीचे पहुँच गया जहाँ पर लक्ष्मी और उसका परिवार बैठा हुआ था। इधर जब सेठ और सेठानी घर वापस आए तो हैरान रह गए और अपना सिर पीटने लगे और चिल्लाने लगे, हे भगवान, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमने लालच में आकर अपना सब कुछ गवा दिया। सेठ तिजोरी की हालत देखकर समझ गया कि आज किसी और लुटेरे ने उसका ही शिकार कर लिया। इससे पहले हम ही लोगों को लुटा करते थे। वो सब समझ गए थे कि वो मुसाफिर हमें लूटने के लिए ही आया था। दूसरी तरफ लक्ष्मी के पास जाकर मोहन ने सारी बात बताई। मोहन सेठ के घर से उनके घर के कागज भी ले आया था। घर और जमीन के कागज पकड़े हुए मोहन ने कहा, सेठ आप लोगों से झूठ बोल रहा था कि उसने आपके हस्ताक्षर किसी खाली कागज पर लिए हैं। उसने हस्ताक्षर केवल जमीन और घर के कागजों पर ही करवाए थे। उसके बाद मोहन लक्ष्मी और उसके परिवार को लेकर कहीं दूर चला गया और वही घर बनाकर रहने लगा। लक्ष्मी के माता पिता भी मोहन से बहुत खुश थे। मोहन ने बर्बाद हुए लोगों को फिर से बसा दिया था। साथ संगत जी, भाग्य हमारे साथ कभी कभी ऐसे चमत्कार करता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ेंगे तो भाग्य हमारे ऊपर भी एक दिन चमत्कार जरूर करेगा। साथ संगत, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।